हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट एस के शर्मा और आज हम देखने वाले हैं कि बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो, जो भी लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी कि जो भी आगे एलएलबी करने की सोच रहे हैं, तो उनके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि बेयर एक्ट, कमेंट्री बुक और टेक्स्ट बुक जैसे वर्ड्स काफ़ी सुनने को मिलते हैं। लॉ की फील्ड में जो भी नए नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये वर्ड्स काफ़ी परेशानी या कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे कि बेरेक्स और टेक्स्ट बुक या कमेंट्री बुक्स किस बुक्स को यूज़ किया जाए और उनका क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि उनका पहली बार इन वर्ड से इंट्रोडक्शन होगा। तो लॉ की पढ़ाई करने के पहले सबसे बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे आपको मजबूती बनती रहेगी। और लॉ में कोई भी पढ़ाई, यानी कि कानून की अगर कोई भी पढ़ाई जो है वो बेरेक्ट, टेक्स्ट बुक और कमेंट्री बुक्स से ही की जाती है। यानी कि जो तीनों ही बुकें हैं, तीनों ही बुक्स जो हैं वो लॉ की पढ़ाई करने का एक बेस माना जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम बेयर एक्ट की, तो बेयर एक्ट उस किताब को कहा जाता है कि जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो ऑर्डिनेंस होते हैं, एक्ट होता है। जो लॉ है वो मेन रूप से पार्लियामेंट के द्वारा और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। तो किसी भी कानून को मेन रूप से एक एक्ट की फॉर्म में तैयार किया जाता है और जो एक्ट है वही आगे लॉ को फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जो पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से बिल पास होने के बाद जब आगे राष्ट्रपति के लिए उनकी असेंट के लिए, यानी कि उनकी अनुमति के लिए भेजा जाएगा, तो उसके बाद उनकी राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद, उस पर असेंट सिग्नेचर हो जाने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इंडियन पिनल कोड 1860 या फिर एडवोकेट्स एक्ट 1961 एटसेट्रा, तो इसी प्रकार से वो एक एक्ट बन जाते हैं। और एक्ट को होता क्या है कि उनके जो जो भी इसमें नेसेसिटी होगी उनको अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है। यानी कि जो एक्ट जो एक तैयार किया गया है उनको अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। और उसमें सिर्फ सेक्शन ही नहीं होते बल्कि उसमें और भी चीज़ें होंगी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सब सेक्शंस हो गए, उसमें आर्टिकल्स होंगे और उसके शेड्यूल्स गए होंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में टोटल आपका अप्रॉक्स 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं आई थिंक। टोटल 484 सेक्शंस में और टोटल 37 चैप्टर में डिवाइड किया गया है सीआरपीसी को। और इसी तरह से जो एक्ट है वो अलग अलग चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, जिससे कि उसे पढ़ने में किसी भी स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिले कि वो जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि हम हेल्प और एग्जांपल लें आईपीसी का, तो आईपीसी में भी डिफरेंट चैप्टर बांटे गए हैं, जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या फिर हम बात करें जनरल एक्सेप्शंस, फिर आगे आपके आगे से आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह जो कोई भी एक्ट होगा उसको अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि उसको पढ़ने में काफ़ी हेल्प लगे और किसी भी तरह का जो एक कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रहे। और यही जो एक्ट हैं वो सारे लॉ का एक सोर्सेस होते हैं, जो किसी भी स्टेट में, मतलब देश में और राज्य के जो सभी कानून इसी एक्ट पर ही लागू होते हैं और यहीं से निकल कर आते हैं। और इस एक्ट को हिंदी में हम अधिनियम भी कह सकते हैं और जिसे इंग्लिश की वर्ड में एक्ट कहा जाता है। तो जब पार्लियामेंट अपना एक्ट लागू कर देती है, पास कर देती है, तब उन्हें अलग अलग पब्लिकेशन हाउस में भेजा जाता है, यानी कि फॉर प्रिंटिंग पर्पस के लिए। तो उसके जो प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पब्लिशर्स हैं, जैसे यूनिवर्सल पब्लिशिंग हाउस, या फिर अलग अलग आपके डाइग्लोट एडिशन हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक बुक पब्लिश की जाती है जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट होगी और उसका सिर्फ आपका मेन कंटेंट होगा, जैसे कि हम बेयर एक्ट कह सकते हैं। तो इसी किताब को नॉर्मली बेयर एक्ट कहा जाएगा। ऐसे बेयर एक्ट में केवल पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए जो वर्ड्स हैं, यानी कि जो डायरेक्टली वर्ड्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। यानी कि उसके अलावा आपको कोई जनरल केस लॉ या एक्सेप्शंस नहीं मिलेगी जो कि किसी राइटर ने अपने हेल्प से यूज़ किया गया हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो एक्ट है उसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही बेयर एक्ट के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाएगा उस एडिशन में। तो ऐसे जो बेयर एक्ट हैं वो पढ़ना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि स्पेशली वो न्यू लॉ स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बेयर एक्ट मुश्किल से पढ़ पाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में देखो जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी एक वाइड और नैरो उसमें होते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स का मतलब निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि उस वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी डीपली होता है। यानी कि कई बार तो इनफैक्ट कई बार क्या मैक्सिमम जजेस को भी बेयर एक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है किसी भी वर्ड्स को, सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट अपने वर्ड्स को वेस्ट नहीं करती है, तो एक ही शब्द में वो काफ़ी बड़ी बात कह जाती है। तो इसीलिए
जो बेयर एक्ट है वो आपको देखने के लिए कि सेक्शन कौन सा कहाँ रेफ़र कर रहा है उस चीज़ के लिए बेस्ट है, बट सिर्फ बेयर एक्ट पर रेफ़र करके आप लॉ के एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए आपको थोड़ा एक वीक पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। तो स्टूडेंट्स के लिए जो बेयर एक्ट है थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, और जो स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि आम आदमी भी ऐसे बेयर एक्ट्स यानी कि जो एडवोकेट्स बन चुके हैं वो काफ़ी ठीक से नहीं पढ़ पाता है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ऐसे बेयर एक्ट से एक टेक्स्ट बुक को बनाया जाता है। ऐसी टेक्स्ट बुक जो है वो जो भी आपके लॉ के अकॉर्डिंग जो राइटर्स हैं, यानी कि जो भी आपके काफ़ी बड़े बड़े राइटर्स, जैसे कि हम बात करें कि डिफरेंट राइटर्स के, जैसे कि जे.एन. पांडे फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इस प्रकार के जो राइटर्स होंगे वो सारे एक्ट को डीपली स्टडी करते हैं और सभी सेक्शन को पढ़ने के बाद उसका जो है एक कंक्लूजन निकाल के एक बुक पब्लिश करते हैं, और उसी के साथ जो जजमेंट्स पास की जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसों में, उसको भी वहाँ रेफ़र किया जाता है। क्योंकि देखो बेयर एक्ट्स में तो डायरेक्ट सेक्शन होते हैं, लेकिन बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेयर एक्ट्स का सेक्शन पढ़ लिया, अब उसी के रिगार्डिंग जो केस कोई आपका रिपोर्ट किया हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे आपको उस सेक्शन को समझने में काफ़ी इजीली होगी। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ऐसी जो किताब है टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत ज़्यादा जुडिशियल डिसीजंस नहीं दी होती हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे फिर भी जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उससे मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा, और जो रिसेंट डिसीजंस हैं उनको भी उन बुक्स में इंसर्ट आपका कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं उनकी टेक्स्ट बुक बाज़ार में मतलब अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत इजीली अवेलेबल होती है, और लॉ के जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले इन टेक्स्ट बुक को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि उनको सजेस्ट किया था कि बेयर एक्ट पे ध्यान दो, बेयर एक्ट को छोड़ के आपको पहले टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना है, कि टेक्स्ट बुक से जब आप एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद आप जब बेयर एक्ट देखेंगे तो उस पर थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे कोई भी सेक्शंस का कंक्लूजन, उसका मीनिंग आप समझ पाते हैं। अब थर्ड है हमारी कमेंट्री बुक। लॉ को देखो सीखने के लिए तो जितना पढ़ लो उतना कम है, ठीक है। तो कानून को सीखने और याद करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि मतलब सबसे जो लास्ट एक मजबूत कड़ी है वो है कमेंट्री बुक की। कमेंट्री बुक में जो भी आपके जजेस होते हैं या फिर आपके जूरिस्ट्स होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं वो उनके द्वारा लिखी जाती है, और ये जो बुक्स हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंस पे, जैसे कि हम बात करें कि एक रेप्यूटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हरीश रायचूरा, उनके काफ़ी कमेंट्रीज आर्टिकल्स वो पोस्ट करते रहते हैं। आपने भी एक बार चेक कीजिएगा ऑनलाइन नेट पे जाके, जिन्होंने अपने मतलब लाइफ की काफ़ी कमेंट्रीज लिखी है कि उन्होंने कैसे कैसे डिफरेंट फेज देखे लाइफ के, और कैसे कैसे मतलब उन्होंने अपनी पूरा स्ट्रगल करते हुए लॉ में आगे बढ़े, कैसे मतलब एक नॉर्मल जूनियर एडवोकेट फिर सीनियर फिर लास्टली वो जजेस, और इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक अपॉइंट किए गए। तो ये भी एक कमेंट्री बुक्स भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि किस तरह हमें आगे, क्योंकि देखो लॉ तो हर कोई पढ़ लेता है लेकिन आगे सक्सेस हो पाना इसमें थोड़ा एक काफ़ी स्ट्रगल होता है, और स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो इसमें क्या है कि ऐसे बुक्स लिखना भी जो लाइफ के काफ़ी मेहनत के करने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। तो कमेंट्री बुक में किसी भी एक्ट की मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। कमेंट्री बुक में किसी भी एक्ट की कोई एक धारा या आर्टिकल या मतलब अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्शन को कर दिया जाता है। सबसे पहले इसमें होगा क्या कि कोई भी सेक्शन मतलब एक तरह से आर्टिकल होते हैं उसको मेंशन किया जाता है। जैसे अगर कोई सेक्शन की कर मेंशन किया है तो उस सेक्शन से रिगार्डिंग जो जुडिशियल डिसीजंस होंगे, जो केस लॉ होंगे उनको उस पर मेंशन किया जाएगा। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि कमेंट्री बुक थोड़ी महंगी जरूर होती है क्योंकि काफ़ी मोटी भी होती है, और इन जो बुक्स हैं इनको जो यूज़ करते हैं वो प्रोफेशनल लोग ही पढ़ते हैं, जैसे कि जजेस हो गए या एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर्स हो गए। तो वो इन बुक्स से किसी भी सेक्शन को एक उसका रेफरेंस कंक्लूजन उससे समझ लेते हैं, जिससे कि उनको किसी भी काम में एक आसानी होती है। तो स्टूडेंट्स को ऐसे बुक्स पढ़ने से बचना चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इन बुक्स को पढ़ के। इन्हें सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, क्योंकि कमेंट्री बुक तो देखो उनके लिए बनी हुई है जो कि आपका प्रोफेशनल में ऑलरेडी रह चुके हैं, एडवोकेट्स हैं,
तो जो भी न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं, कंक्लूसिव में मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले उनको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल बेयर एक्ट से पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर होगा क्या कि टीचर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और बगैर टीचर के तो देखो केवल बेयर एक्ट नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक सबसे हेल्पफुल है। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक यूज़ कीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एटसेट्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो प्लीज़ अगर आपके माइंड में कोई भी इशू हो बेयर एक्ट टेक्स्ट बुक या कमेंट्री बुक के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप हमें उसका क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए कमेंट में बॉक्स में, और उसके बाद आपको उस का रिस्पॉन्स एज सुन पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों।